भादों का महीना, काली अंधियारी रात। कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता और आकाश में रह रहकर बिजली भी कौंध जाती। रमेसर काका अपने घर से दूर घोटे, घर से दूर वह स्थान जहां किसान अपने गाय बैल बांधता है, पर मड़ी घासपूस से छाया हुआ घर में लेटे हुए थे। रमेसर काका का घोठा गांव से थोड़ी दूर एक गढ़ी तालाब के किनारे था। गढ़ी बहुत बड़ी नहीं थी, पर बरसात के दिनों में लबालब भर जाती थी और इसमें इतने घासपूस उग आते थे कि बहुत ही डरावनी लगने लगती थी। इसी गढ़ी के किनारे आम और महुए के लगभग 12 से 13 मोटे मोटे पेड़ थे। दिन में जिनके नीचे चरवाहे गोटी या चिक्का, कबड्डी आदि खेला करते थे और मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति जो खेत घूमने या खेतों में खाद आदि डालने गया होता था, आराम फरमाता था। इस गढ़ी के उत्तरी छोर पर पीपल का भी एक बहुत ही पुराना पेड़ था, पर गांव वालों की नजरों में वह अभिशप्त समझा जाता था। गांव वाले सदा ही इस पीपल के पेड़ से दूर ही रहना पसंद करते थे। कालचक्र से प्रभावित रात रूपी नवयवना अपने बिछुड़े हुए प्रियतम की याद में अपने रूपरंग को और भी कुंठित और रौद्र बनाए जा रही थी। रात्रि रूपी नवयवना की विरह वेदना को और भी उग्र बनाते हुए हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले चला था। आम के पेड़ों के डालियों की टकराहट की अति डरावनी आवाज उस भयंकर रात को और भी भयंकर बनाते हुए रमेसर काका की मड़ी में बंधी भैंस को भी डरा रही थी। भैंस डरी समी हुई रमेसर काका की बंसकटिया से चिपककर खड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह रात उस बेजुबान जीव के लिए कोई शामत लेकर आई हो। रमेसर काका अचानक सोए सोए ही हट की रट लगाने लगे थे, पर भैंस अपनी जगह से बिना टस से मस हुए सिहरी हुई हटने का नाम नहीं ले रही थी। रमेसर काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रमेसर काका से और सटकर खड़ी हो गई। रमेसर काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर लग रहे हैं, इसलिए बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वे खड़े हो गए और मड़ी के दरवाजे पर रखे धुहरहे मवेशियों को मच्छर आदि से बचाने के लिए जलाई हुई आग, जिसमें से धुआं निकलकर फैलता है और मच्छर आदि भाग जाते हैं, पर थोड़ा घासपूस रखकर मुंह से फूंकने लगे। रमेसर काका फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक घासपूस जलने लगी और मड़ी में थोड़ा अंजोर प्रकाश फैल गया। उस अंजोर में अचानक रमेसर काका की नजर उनकी बंसकटिया बांस की खाट पर पड़ी। अरे यह क्या? उनकी बंसकटिया पर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली कौंध गई और उसी समय आकाश में भी तेज बिजली कड़की और डराने वाले एक तेज प्रकाश से पूरी गढ़ी नहा उठी। रमेसर काका डरने वालों में से तो नहीं थे, पर पता नहीं क्यों उनको आज थोड़ा डर का आभास हो रहा था। उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा पुआल रखकर पूरा अंजोर प्रकाश कर दिया। अब उस पुआल के अंजोर में वह महिला साफ नजर आ रही थी। अब रमेसर काका अंजोर में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रमेसर काका ने धुहरहे के पास बैठे बैठे ही जोर से हाथ लगाकर पूछा, कौन है? कौन है वहाँ? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया न पाकर वे सन्न रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए, पर उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर ही बढ़ रहे थे और न ही मड़ी के बाहर की ओर ही। वे पूरी तरह से सुन्न हो गए थे और उनकी बुद्धि भी पूरी तरह से अलसाई हुई गहन निद्रा में चली गई थी। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी। उसकी तेज, भयंकर, डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयावह बना दिया। वह रह रहकर डरावनी अट्टहास करते जा रही थी। आसपास का माहौल पूरी तरह से भय के आगोश में समा गया था, पर रमेसर काका बजरंग बली को गुहार लगाते हुए, अपने आप को ढांढस बंधाते हुए अब थोड़े सजग हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। रमेसर काका अब तनकर खड़े हो गए। उन्होंने मड़ी के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया। वे फिर से बोल पड़े, कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूँ? कदापि नहीं। इतना कहते ही रमेसर काका भी हंसने लगे, अट्टहास करने लगे और जोर जोर से उस महिला को डराने धमकाने लगे। पर सच्चाई यह थी कि रमेसर काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे।
यहाँ तक कि वे अंदर के कांप भी रहे थे, पर पूरी तरह से अपने डर को नियंत्रण करने की कोशिश में लगे हुए थे। रमेसर काका का वह रूप देखकर वह महिला और उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर तड़पी, तू डरता नहीं है न? बताती हूँ मैं तुझे। रमेसर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला। उनका डर और भी कम हुआ। वे बोल पड़े, बता क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहाँ से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रमेसर काका ने अपनी लाठी ऐसे तान ली जैसे वे उस महिला का सिर फोड़ने ही वाले हों। महिला चिल्लाई, तू मुझे मारेगा? मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? अरे मेरा बचपन बीता है इस मड़ी में, यह मेरा घर है, मेरा। मैं बरसों से यहीं रहती आ रही हूँ, पर पहले तो किसी ने कभी नहीं भगाया। यहाँ तक कि भैया, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पिताजी को भैया भी कहते हैं, ने भी। तू अपना होकर भी मुझे मारने की बात कर रहा है। अब पता नहीं क्यों रमेसर काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसको वे जानते हैं, उसकी आवाज पहचानते हैं। रमेसर काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए और दिमाग पर जोर डालकर यह सोचने की कोशिश करने लगे कि यह है कौन, यह क्यों इसे अपना ही घर बता रही है, और अगर यह पहचान की है तो चुड़ैल के रूप में भयंकर विकराल चेहरे वाली क्यों है? ओह, तो यह बलेसरा बहन है क्या? अचानक उनके दिमाग में कौंधा। नहीं, बलेसरा बहन नहीं हो सकती, उसे तो मरे हुए 25 साल हो गए। अब रमेसर काका अपने अतीत में जा चुके थे। उनको सब कुछ याद आ रहा था। पिछली घटनाएं एक एक करके उनकी अतीत यादों को ताजा करने लगी थीं। उस समय उनकी बलेसरा बहन 12 से 14 साल की थी और उम्र में उनसे लगभग 3 से 4 साल बड़ी थी। चारा काटने से लेकर गोबर गोहथार तथा मवेशियों को सानी पानी करने में दोनों भाई बहन सदा साथ साथ लगे रहते थे। यहाँ तक कि गेड़ चीलना हो या कोल्हुआड़े कचरस पेरकर राब या गुड़ बनाना हो, दोनों भाई बहन प्रसन्न मन से यह सब काम करते थे। एक दिन दोपहर का समय था और इसी गढ़ी पर इन्हीं आमों के पेड़ों पर गांव के कुछ बच्चे उल्हापाती एक ग्रामीण खेल खेल रहे थे। बलेसरा बहन बंदरों की भांति इस डाली से उस डाली उछल कूद कर रही थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर चढ़े लड़के लड़कियों को छूने की कोशिश कर रहा था। सभी बच्चे खेल का भरपूर आनंद उठा रहे थे। अचानक कोई कुछ समझे इससे पहले ही बलेसरा बहन जिस डाली पर बैठी थी वह टूट गई और बलेसरा बहन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। बलेसरा बहन के जमीन पर गिरते ही सभी बच्चों को थकुआ मार गया और जब तक बड़े लोग आकर बलेसरा बहन को उठाते तब तक उसकी इहलीला समाप्त हो चुकी थी। बलेसरा बहन सदासदा के लिए इस लोक को छोड़कर जा चुकी थी। रमेसर काका अभी यही सब सोच रहे थे कि उन्हें उस औरत के फिर से रोने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल बलेसरा बहन की तरह। अब रमेसर काका को पूरा यकीन हो गया था कि यह बलेसरा बहन ही है। रमेसर काका अब ये भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वे दौड़कर खाट के पास गए और बलेसरा बहन को अंकवार में पकड़कर गले लगाकर रोने लगे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। रात कब बीत गई और सूर्यदेव निकल आए इसका पता भी नहीं चला और रमेसर काका अब भी बेसुध होकर रोए जा रहे थे। तभी गांव के कुछ लोग कुछ काम से उस गढ़ी पर आए और उन्हें रमेसर काका के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मड़ी में झांक कर देखा तो रमेसर काका एक महिला को अंकवार में पकड़कर रोए जा रहे थे। उस महिला को देखते ही ये सभी लोग सन्न रह गए क्योंकि वह वास्तव में बलेसरा ही थी जो बहुत समय पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस गढ़ी पर गांव वालों की भीड़ लग गई। गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि दरअसल बलेसरा जब मरी तो वह बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्ची समझकर केवल दफना दिया गया था और अंतिम क्रिया नहीं की गई थी।
इसलिए उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। गवई लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रमेसर काका बलेसरा बहिन के साथ मड़ी से बाहर निकले। बलेसरा गांव के लोगों को एकत्र देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। सब लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर दूर से ही। रमेसर काका के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बलेसरा के पास जाए। बलेसरा अचानक बोल पड़ी, हाँ, यह सही है कि मैं मर चुकी हूँ, पर मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी हूँ, मैं यहीं पली भी हूँ। इतना कहने के बाद सिसकते हुए वह फिर बोलना शुरू की, मैं आज तक भटक रही हूँ, मेरी सुध कोई नहीं ले रहा। मैं इस गढ़ी पर रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस गढ़ी पर, इन आम के पेड़ों पर अगर कोई गांव का व्यक्ति उल्हापाती खेले तो उसे किसी भूत के कोपभाजन का शिकार बनना पड़े। इतना कहने के बाद अब तो बलेसरा पूरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी और बिलखते हुए बोली, मुझे एक प्रेत ने उल्हापाती खेलते समय पेड़ से धक्का दे दिया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई थी। दरअसल बलेसरा जब 10 से 12 साल की थी तभी से अपने घर का सारा काम संभालती थी। अपनी माँ के कामों में हाथ बंटाने के साथ ही खेती-बाड़ी का काम और गोबर गोहथार संभालती थी। जाड़े के दिनों में जब सूर्यदेव घने कुहरे को चीरकर कपक पाते हुए अपना दर्शन देते थे तो बलेसरा तरई चट्टाई निकालकर मड़ी के बाहर बिछा देती और उसी पर बैठकर घमावन धूप सेकना लेती और उसकी माँ उसके बालों में कंघी आदि किया करती। अगर इसे गवई भाषा में कहें तो बलेसरा अपनी माँ से ढील जू हेरवाती थी। इस तरह पर बैठकर वह अपने माँ से स्वेटर बुनना, डलिया, कुरुई, दौरा आदि बुनना भी सीखती थी। लोगों की सुने तो बलेसरा बहुत ही गुणी होने के साथ ही साथ बहुत खूबसूरत भी थी। एक भेड़ियार जो लगभग 20 से 22 साल का गबरू जवान था, वह अक्सर अपनी भेड़ों को लेकर इसी गढ़ी की ओर से निकलता था। वह किस गांव का था, इसका पता किसी को भी नहीं था, पर जब भी वह अपनी भेड़ों को लेकर इस गढ़ी की ओर आता था तो 1 से 2 घंटे इसी गढ़ी पर आराम फरमाता था। बार बार इस गढ़ी पर आने के कारण बलेसरा के भैया पिताजी से उसका थोड़ा परिचय भी हो गया था और वह बलेसरा के भैया को काका कहकर पुकारता था। बलेसरा के भैया ने उससे 2 से 3 कंबल भी खरीदे थे। सुनने में आता है कि उसने बलेसरा के भैया से इन कंबलों का पैसा नहीं लिया था और कहा था कि काका, इधर बराबर आता ही हूँ और आपके घर पर पानियों पीता हूँ। कभी कभी आपके वहाँ से सत्तू भुजा आदि भी खाने को मिल जाता है, इसलिए आपसे इन कंबलों का पैसा नहीं लूंगा। हाँ, अगर आप अब आगे कोई कंबल खरीदेंगे तो जरूर पैसा ले लूंगा। एक दिन बातों ही बातों में उस भेड़िहार को पता नहीं क्या सूझा कि वह बलेसरा के भैया पिताजी से बोल पड़ा, काका, हम आपकी छबड़ी लड़की से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनते ही बलेसरा के भैया के शरीर में आग लग गई। वे अपना आपा खो बैठे और दौड़कर मड़ी में से लौर लाठी निकाल लाए। वह भेड़िहार कुछ समझ पाए इससे पहले ही गुस्से में वे उस भेड़िहार को 2 से 3 लौर जमा दिए। वह भेड़िहार लहूलुहान हो गया पर मुस्कुराता रहा। लौर जमाने के बाद गाली देते हुए उन्होंने उसे वहां से भाग जाने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि फिर कभी इस गढ़ी पर अपनी सूरत मत दिखाना, अगर इधर दिख गए तो तेरी खैर नहीं होगी। इस बात को बीते कई महीने हो गए थे, पर एक दिन अचानक वह भेड़िहार फिर से उस गढ़ी पर प्रकट हो गया। इस बार उसने अपनी भेड़ों को बलेसरा की मढ़ी से दूर ही रखा और गढ़ी के दूसरे किनारे पर एक छोटी सी मड़ी डालकर रहने लगा। बलेसरा के भैया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और न ही वे इस ओर ध्यान देना ही उचित समझे। उन्होंने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा और सोचा कि अगर इस भेड़िहार ने अब कोई उल्टी सीधी हरकत की तो इसकी खबर अच्छी तरह से ले लूंगा।
वह भेड़िहार प्रतिदिन सुबह अपनी भेड़ों को लेकर निकल जाता, पर शाम को उसी गढ़ी पर वापस आकर रात बिताता। एक दिन मौका देखकर उसने फिर से बलेसरा के भैया से कहा कि वह बलेसरा का विवाह उससे कर दें, पर बलेसरा के भैया इस बार तो और भी गुस्से में आ गए और फिर से उसको मारने पर उतारू हो गए। वह भेड़िहार डरा नहीं और सिर्फ इतना ही कहकर चला गया कि जैसी आपकी मर्जी, मैं अब आपसे कभी भी इस बारे में बात नहीं करूंगा और न ही आपको दोबारा परेशान ही करूंगा। उसी दिन रात में वह भेड़िहार फिर से अपनी भेड़ों के साथ उस गढ़ी पर आया और शराब के नशे में पता नहीं क्या क्या बकता रहा। उसने यहाँ तक कहा कि आज की रात उसके जीवन की आखिरी रात है। बलेसरा के भैया ने उसकी बातों को अनसुनी कर दिया और सोचा कि सुबह गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों के सामने इसे मारकर यहाँ से भगा दूंगा। सुबह उस भेड़िहार की भेड़ें उठकर चरने के लिए इधर उधर जाने लगी, पर भेड़िहार का कुछ भी अतापता नहीं था। सूर्यदेव के सिर पर आ जाने के बाद भी वह भेड़िहार अपनी मढ़ी से बाहर नहीं निकला। इधर बलेसरा के भैया गांव में जाकर 8 से 10 लोगों को पंचायत करने के लिए उस गढ़ी पर बुला लाए। जब एक आदमी ने उस भेड़िहार की मढ़ी में जाकर उसको हाथ लगाई तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उस आदमी ने सोए भेड़िहार के पास जाकर उसको जगाने की कोशिश की, पर यह क्या, उस भेड़िहार के तो प्राण पखेरु ही उड़ गए थे। यह बात गावजवार में आग की तरह फैल गई कि उस भेड़िहार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस आई और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। यह बात आई गई हो गई और कुछ दिनों के बाद लोगों के ज़हन में भी यह बात धूमिल हो गई। रमेसर काका इस बात को भुलाकर फिर से अपने कामों पर ध्यान देने लगे। इस घटना के लगभग 1 साल बाद एक दिन जब बलेसरा गांव के ही कुछ बकरी गाय आदि के चरवाहों के साथ ओल्हापाती खेल रही थी, तो वही डाल टूट गई जिस पर वह बैठी थी और उसकी भी हिलीला समाप्त हो गई। गांव के लोगों को यह मात्र एक दुर्घटना लगी थी और उनको लगा था कि पेड़ से गिरकर बलेसरा की मौत हो गई। उसको उसी गढ़ी पर एक कोने में दफना दिया गया, क्योंकि उसके घर वालों को लगा था कि बलेसरा अभी 11 से 12 साल की बच्ची ही तो है। आज बलेसरा ने बताया कि उसे ओल्हापाती खेलते समय किसी ने धक्का दिया था और वह धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही भेड़िहार था। बलेसरा ने सुबकते हुए आगे कहा कि जब से वह भेड़िहार मरा उसके लगभग 1 महीने बाद से ही उसे लगने लगा था कि कोई साया उसका पीछा कर रही है, पर उसने यह बात किसी को नहीं बताई। वह कहीं भी जाती तो उसे आभास होता कि कहीं कोई तो ऐसा है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, पर वह मेरा पीछा कर रहा है। बलेसरा ने बताया कि एक दिन वह मढ़ी में अकेली थी। उस दिन उसके माता पिता ऊख छिलने, गन्ना छिलने गए थे और बलेसरा मढ़ी में खाना बना रही थी। तभी वह भेड़िहार प्रकट हुआ और बलेसरा कुछ समझे इसके पहले ही फूट फूट कर रोने लगा। बलेसरा की तो चीख निकल गई, पर उस भेड़िहार ने उसे नहीं डरने के लिए कहा और कहा कि वह उससे शादी कर ले। बलेसरा ने डरते डरते ही साफ मना कर दिया। इसके बाद वह भेड़िहार गायब हो गया और इस घटना के 4 से 5 दिन बाद ही उसने बलेसरा को पेड़ से धक्का देकर मार डाला। बलेसरा आगे रो रो कर कहने लगी कि उस भेड़िहार ने मुझ पर कब्जा कर लिया है, मैं उसकी गुलाम हूँ, उसने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली है। वह जो बोलता है वह मुझे करना पड़ता है और कभी कभी कोई छोटी गलती हो जाने पर वह मुझे मारता भी है। बलेसरा ने बताया कि इस भूती दुनिया में जो सबसे ताकतवर है उसकी ही चलती है। यहाँ भी पुरुष वर्ग महिलाओं पर हावी है। उस भेड़िहार के कई सारे दोस्त मिलकर मुझे मारते हैं और हमेशा सताते रहते हैं। उस भेड़िहार ने मुझे पूरी तरह से बंधक बना लिया है। बलेसरा ने कहा कि हम भूत प्रेतों का भी अपना एक क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग विचरण करते रहते हैं। हम दूसरे भूत प्रेतों के क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते।
उसने यहाँ तक कहा कि हमारा भी शोषण किया जाता है, हमें एक नौकरानी की तरह रहना पड़ता है। जब जिस बड़े भूत की मर्जी हुई उसके हुक्म की तालीम करनी पड़ती है। हम भूत भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे भूत भी हैं, वे किसी का नुकसान नहीं करते, बस अपनी ही धुन में रहते हैं। हम भूत प्रेत में भी हर जातियों धर्मों के भूत हैं, कोई मुसलमान तो कोई हिंदू तो कोई और। हम लोग विशेषकर अपनी जाति धर्म के पूजा पाठ करने वाले लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हमें धार्मिक स्वच्छ स्थानों पर जाने में डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें जलाकर राख कर देगी। इतना ही नहीं, हमें मंत्रों आदि से बहुत ही डर लगता है और हम कभी भी नहीं चाहते कि किसी अच्छे पंडित पुजारी आदि से हमारा पाला पड़े। इसके बाद बलेसरा ने कहा कि धन्य हो नेटुआबीर बाबा का। उसके बाद उसने आगे बताना जारी रखा। एक दिन यह भेड़िहार मुझे बहुत सता रहा था। मैं आगे आगे भाग रही थी और यह मारते हुए मुझे दौड़ाए जा रहा था। खड़खड़ दोपहरिया का समय था और मैं भागते हुए नेटुआबीर बाबा वाली बारी में पहुंच गई। यह भेड़िहार भी मेरे पीछे पीछे उस बारी में पहुंच गया। मैं अचानक क्या देखती हूँ कि नेटुआबीर बाबा प्रकट हो गए। गुस्से में उनका पूरा शरीर लाल हो रहा था। उन्होंने दौड़कर इस भेड़िहार को पकड़कर पटक दिए। भेड़िहार त्राही माम करने लगा। बहुत ही मिन्नत के बाद नेटुआबीर बाबा ने इसे छोड़ा। फिर तब से यह थोड़ा कम सता रहा है। इसके बाद बलेसरा और फूट फूट कर रोने लगी। उसने वहां खड़े लोगों से गुहार लगाई कि आखिर कब तक मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी और उस भेड़िहार के साथ ही अन्य बलिष्ठ भूत प्रेतों का अत्याचार सहती रहूंगी। आखिर कब तक मुझे इसी योनि में भटकना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर गांव के कथावाचक पंडित जी आगे आए और बोले, बेटी तेरा उद्धार करने के लिए हम लोग जरूर कुछ करेंगे और इस भूत ही दुनिया से छुटकारा दिलाकर तुझे इस प्रेत्योनि से मुक्ति दिला देंगे। पंडित जी के इतना कहते ही बलेसरा अचानक गायब हो गई। कथावाचक पंडित जी ने उसी दिन बाजार से धार्मिक अनुष्ठान के लिए कुछ सामान मंगाया और दूसरे दिन सुबह नहा धोकर पूजा पाठ कर दिए। पंडित जी ने पहले उस भेड़िहार की मुक्ति के लिए अनुष्ठान किए, क्योंकि पंडित जी को ऐसा लग रहा था कि उसकी मुक्ति भी जरूरी है। फिर पंडित जी ने बलेसरा की मुक्ति के लिए अनुष्ठान किया। गांव वाले कहते हैं कि अब बलेसरा को मुक्ति मिल गई है।